एंड जेंटलमैन, पिछले 29 साल से जिन्होंने 1000 से ज्यादा शख्सियतों को कटघरे में बैठाकर उनसे मुश्किल सवाल पूछे, he is going to be in the dock in front of you today and is going to tell us some very interesting behind the scenes stories. So please welcome Rajat Sharma. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वार्म वेलकम के लिए। 29 साल में आपने बड़े बड़े लेजेंड्स को आपकी अदालत में स्क्रीन पर देखा है। नरेंद्र मोदी से लेकर लालू यादव तक, शाहरुख खान, सलमान खान, राखी सावंत से लेकर बाबा रामदेव तक, ऐसे लोग जिनका नाम दुनिया में है, जो ताकतवर लोग हैं, कंट्रोवर्शियल लोग हैं। लेकिन आपने वो देखा जो आपको पर्दे पर दिखाई दिया, जो शो में दिखाई दिया। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ, पर्दे के पीछे ये शो कैसे बना, पर्दे के पीछे इन बड़े बड़े लेजेंड के क्या राज हैं, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और किसके बारे में आप जानना चाहते हैं ये आप तय करेंगे। आप जानते हैं कि आपकी अदालत में कैसे कैसे लोग आ चुके हैं, तो जहां से आप कहेंगे वहां से शुरू करेंगे। जिसके बारे में आप पूछेंगे, आज मैं आपको खुलकर अपने दिल की बात बताऊंगा। लालू यादव से शुरू करते हैं, क्योंकि लालू यादव आपकी अदालत में पहले मेहमान थे और मेरे लकी मस्कट थे। पहली बार जब लालू यादव आपकी अदालत में आने वाले थे तो उसमें वो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। उस जमाना ऐसा था कि हम आपकी अदालत को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टूडियो हायर किया था फिल्म सिटी में। सेट लग रहा था, लाइटिंग हो रही थी, कुछ पक्का नहीं था। ये बात है 12 फरवरी 1993 की। मुझे सुबह 10 बजे स्टूडियो पहुंचना था, 10 से 12 तक रिहर्सल करनी थी। 12 बजे पहली रिकॉर्डिंग लालू यादव की नहीं होनी थी। सरदार खुशवंत सिंह, उन्होंने मुझे कहा था मैं सरदार हूं, पहला प्रोग्राम मेरे साथ करो और 12 बजे शुरू करो। और लालू यादव तय हुआ था वो शाम को दोपहर में 4 बजे आएंगे। खुशवंत जी के लिए हमने ऑडियंस सेंट स्टीफन के स्टूडेंट, SRCC के स्टूडेंट, मिरांडा हाउस की लड़कियां जो तैयार होकर आए थे, जज नमिता गोखले, बहुत बड़ी लिटरेरी फिगर थी वो। लेकिन सब कुछ बदल गया। लालू यादव ने मुझे करीब 10:30 बजे फ़ोन किया और कहा कि देखिए शाम को 4 बजे हमें पटने जाना है। तो मैंने कहा लालू जी आपका तो प्रोग्राम शाम को 4 बजे है, तो हम अभी आ जाते हैं। मैंने कहा अभी तो सेट लग रहा है, अभी तो लाइटिंग हो रही है, अभी तो कैमरामैन नहीं पहुंचे। अरे हमारे साथ 2 फोटोग्राफर है, बहुत अच्छा फोटो खींचता है। अब मेरे तो प्राण सूख रहे थे कि कैसे होगा। मैं उनको कुछ कहता इससे पहले उन्होंने फ़ोन रख दिया। मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था। बिहार भवन से उन्होंने फ़ोन किया था, मैंने दोबारा फ़ोन किया, उन्होंने कहा वो तो स्टूडियो के लिए निकल गए। तो फिर मैं जल्दी से स्टूडियो पहुंचा। जिन्होंने लाइटिंग की थी वो फ्लोर के ऊपर अखबार बिछा के सो रहे थे। एक आदमी वो कटघरे को थोड़ा कील ठोक रहा था, कोई आदमी पेंट कर रहा था। सबको पता था अभी 2-3 घंटे का वक्त है। तो फिर मैंने कहा भाई ये तो लालू जी अभी आ रहे हैं। लोग उठे, तैयार हुए, इतनी देर में लालू जी वहाँ पहुँच गए। तैयार नहीं थे तो मैं लालू जी को स्टूडियो दिखाने लगा। लालू जी यहाँ ऐसे लाइटिंग होती है, ये हमारा PCR है, यहाँ ये है। तो बोले बहला रहे हैं क्या, शुरू करिए। ऑडियंस आई हुई थी वो तो खुशवंत सिंह के हिसाब से आई हुई थी, जज जो आए हुए थे वो खुशवंत सिंह के हिसाब से आई हुई थी। तो लालू जी को मैं स्टूडियो की छत पे ले गया। मैंने कहा थोड़ी देर आप ज़रा धूप में बैठिए, फिर हम तैयार करते हैं। सामने एक बिल्डिंग बन रही थी जिसके अंदर जो लेबर काम कर रहे थे वो मधुबनी के लोग थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को देखा तो बड़े खुश हो गए और लालू जी ने कहा आवा आवा आवा। तो सारे लोग जिन्होंने आधे कपड़े पहने हुए थे और पूरे मिट्टी से सने हुए थे वो स्टूडियो में आ गए और लालू जी ने कहा इनको ऑडियंस में बिठाइए। तो ऑडियंस में कॉन्ट्रास्ट था, एक तरफ अच्छे टाई वाई लगाए हुए स्टूडेंट और एक तरफ ये लालू जी के फेवरेट लोग। खैर किसी तरह से शुरू किया। पहला सवाल मैंने पूछा, इतनी देर में एक साहब दौड़ते दौड़ते आए, अरे साहब नारियल नहीं फोड़ा। तो लालू जी ने नारियल लिया और स्टूडियो के फ्लोर के बीच में फेंक दिया। वो फटा तो चारों तरफ
उसका पानी बिखर गया। तो डायरेक्टर साहब ने कहा भी जब तक पानी नहीं सूख जाता, पैचेज आएंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हो सकती। तो हेयर ड्रायर लेके वो सुखाया, फिर शुरू किया। तो पता चला कि जज तो आए नहीं है। कुलदीप नैयर जो लालू जी के जज थे, उनको तो दोपहर में आना था। तो मैंने नमिता गोखले से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप इनकी जज बन जाइए। उन्होंने कहा हु इज ही, आई डोंट नो हिम, आई हैव कम फॉर खुशवंत सिंह। तो मैंने उनको बड़ा रिक्वेस्ट किया, समझाया, मैंने कहा आप आ जाइए। वो बैठी, शुरू हुआ। अब मैंने पहला सवाल पूछने के कदम बढ़ाया था, दरवाजा खुला, कुलदीप नैयर आ गए। किसने उनको फोन कर दिया था, और मैनू की करना है भाई। तो मैंने कहा जी आप जज हैं। फिर मैं नमिता गोखले के पास गया कि मैंने कहा मैडम वो कुलदीप नैयर साहब आ गए हैं। कहते हैं प्रोसिक्यूटर प्लीज टेक योर प्लेस। वो अपने आप को जज समझने लगी थी। अब बड़ी मुश्किल से मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। फिर मैंने उनको कहा देखिए आपको खुशवंत जी बुला रहे हैं। खुशवंत जी तब तक आ चुके थे और उस स्टूडियो की छत पे जाके चारपाई पे लेट गए थे, और उन्होंने कहा यार मैं खाली आदमी हूँ, यहाँ लेटा हुआ हूँ, जब मेरा नंबर आए बुला लेना, कोई बात नहीं। तो नमिता जी उनसे मिलने चली गई, कुलदीप नायर बैठे, और वो लालू का प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ। अब जो रिकॉर्ड हुआ, जो देखा, वो तो आपने स्क्रीन पर देखा। लेकिन जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई तो जो डायरेक्टर साहब थे वो मेरे पास आए। सबने कहा बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, कमाल कर दिया आपने, तो ये जवाब दिए लालू जी ने, ये सब। वो एक छोटी सी बात रह गई। तो मैंने कहा क्या छोटी सी बात है? छोटी सी बात रह गई। क्या हुआ साहब? आपका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब वो सारे के सारे जो सवाल थे वो डब करने पड़े। ऐसे जाकर को लालू का वो प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ। लेकिन ये आप जानते हैं कि वो पहले प्रोग्राम ने इसको सुपरहिट बना दिया। ऐसे हैं लालू। मैं आपको बताता हूं, उस समय एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना ऐसे स्टार थे जिनके लिए आप जानते हैं कि उन पर लड़कियां मरती थी, उनकी तस्वीर से शादी कर लेती थी, उनकी गाड़ी के आगे लेट जाती थी, उनके नाम से सिंदूर लगाते थे। मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार न कभी हुआ है न कभी होगा, ऐसे थे राजेश खन्ना। उनको जब मैं आपके अदालत के बुलाने गया तो उन्होंने रात के 12:30 बजे का टाइम दिया। मैं उनके घर गया तो उन्होंने विस्की के 2 गिलास रखे हुए थे। तो कहा कि पीजिए। तो मैंने कहा मैं तो पीता नहीं हूँ, मैं तो ड्रिंक नहीं करता हूँ। कहते हैं जो ड्रिंक नहीं करते उनसे मैं बात नहीं करता। तो मैंने कहा जी जो ड्रिंक करते हैं उनसे मैं बात नहीं करता। तो बड़ी देर खामोश बैठे रहे। फिर कहा कि यार शो तो करना है, ये आपकी अदालत का 50वां शो था। तो उन्होंने कहा कि क्या पूछोगे आप मुझसे? तो मैंने कहा आप हाँ करेंगे, मैं रिसर्च करूंगा, तैयार करूंगा, उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं, और वहीं पर सवाल पूछ लेंगे, ये तो स्पॉन्टेनियस होता है। तो उन्होंने कहा रजत साहब जिंदगी भर मैंने दूसरों के लिखे हुए डायलॉग बोले हैं, आपके शो में अपने डायलॉग कैसे बोल दूं? तो उन्होंने ऐसे इशारा किया, एक आदमी इधर से आया, एक इधर से आया। उन्होंने कहा ये चंचल जी हैं, ये शर्मा जी हैं, ये दोनों मेरे डायलॉग राइटर हैं, आप इनको सवाल बताइए कि मुझे डायलॉग लिख के देंगे। मैंने कहा काका जी मैं तो अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन हम मिलेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन ऐसे प्रोग्राम नहीं होता। आपकी अदालत तो कोई सवाल मैं किसी को नहीं बताता, शुरू होता है और खत्म हो जाता है। फाइनली राजेश खन्ना आपकी अदालत की स्टूडियो में अराइव हुए। जो आपने स्क्रीन पर देखा वो एक एडिटेड तैयार प्रोग्राम था। अब वो प्रोग्राम कैसे हुआ ये आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। राजेश खन्ना ने मुझे कहा था आप मेरे से पहला सवाल ये पूछेगा कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये मेरा क्यों होगा? तो मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिया, मैं भूल ही गया। तो मैंने उनसे पहला सवाल पूछा, उन्होंने कहा क्यों क्यों? तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा राजेश खन्ना साहब कसम खा के कहिए, जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हिज फेस लिट अप, एकदम चमक आ गई, वो अलग इंसान हो गए। उन्होंने कहा कि ये राजेश खन्ना है, ये कसम खाए या न खाए ये सच ही कहता है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। अब ये तो आपने देखा। उसके बाद उन्होंने माइक उतारा और सीधे मेकअप रूम में चले गए। अगला सवाल। तो मैंने कहा अच्छा अगला सवाल आप मेरे से ये पूछो कि राजेश खन्ना साहब आप इनकम टैक्स देते हो या नहीं देते? मैंने कहा पूछ लूंगा। ए शर्मा इसको लिख, वो दीवार स्टाइल में लिख। ए भाई तू इस पर साइन कर, तो इस पर साइन कर, फिर जहां कहोगे मैं साइन कर दूंगा। तो शर्मा जी ने डायलॉग लिखा कि
पहले उस नेता से को वो इनकम टैक्स दे, पहले उस लाला से को इनकम टैक्स दे, और उसके बाद रजत साहब जितना टैक्स कहोगे मैं दे दूंगा। ये सवाल हुआ, फिर माइक उतारा, फिर मेकअप रूम में आ गए। फिर दूसरा सवाल, आप सोचिए कि 6-7 घंटे लगे ये करने में, लेकिन जो प्रोग्राम निकल के आया वो इतना बड़ा हिट प्रोग्राम था, क्योंकि एक एक सवाल का जवाब, एक एक डायलॉग था जो बड़ा कैलकुलेटेडली डिलीवर्ड डायलॉग था। ऐसे थे राजेश खन्ना, इसीलिए वो लेजेंड थे। शाहरुख खान की बात बताता हूं, क्योंकि शाहरुख खान की स्टोरी राजेश खन्ना से जुड़ी हुई है। शाहरुख खान अपने आप को राजेश खन्ना जैसा बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहते थे। अच्छा, मैं उनको जानता नहीं था। उनकी एक ही फिल्म बाजीगर रिलीज हुई थी, वो फिल्म हिट हुई थी, उनका नाम था, पोस्टर देखे थे, फिल्म भी देखी थी मैंने। तो मैं एयरपोर्ट पर खड़ा था दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, तो मैंने सामने देखा कि शाहरुख खान खड़े, मैं जानता नहीं था, इसलिए मैंने उनसे बात नहीं की। तो थोड़ी देर में वो मेरे पास आए। सर, मैंने कहा बताइए। सर, मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, मैं भी आपको जानता हूँ। सर, आई हेट यू। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा क्यों, आप क्यों मुझे हेट करते हैं? सर, ये जो अभी सफाई कर रही थी ना ये औरत यहाँ पर, मैंने कहा हाँ, ये पोंछा लगा रही थी एयरपोर्ट पे, वो आपके पास आई, उसने कहा कि रजत सर आप हटेंगे? मेरे पास आई, कहते ए शाहरुख हट। कहने लगे मैं ए शाहरुख और आप शर्मा साहब। तो मैंने कहा भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अरे साहब आप जानते हैं आप कभी उल्टा लटके हैं? मैंने कहा मैं क्यों उल्टा लटकूंगा? कहने लगे मैं भी 3 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक के आ रहा हूं, इतनी मेहनत करते हैं और ये कहते ए शाहरुख और आप शर्मा साहब। मैं क्या करूं, चश्मा लगाऊं, कंप्यूटर लगाऊं? तो इतनी इंटरेस्टिंग बातें वो कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग फ्लाइट में साथ बैठे और पूरी फ्लाइट में उन्होंने अपनी बातों से, अपने विट से दिल जीत लिया। फ्लाइट लैंड की, उस वक्त तक हमारी दोस्ती हो चुकी थी। फिर वो जिस गाड़ी में बैठे तो उन्होंने कहा कि ये ड्राइवर राजेश खन्ना का है, ये गाड़ी राजेश खन्ना की है, और मुझे ऐसा सुपरस्टार बनना है और आप मुझे सुपरस्टार बनाएंगे। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मुझे आपकी अदालत में। अब मैंने जब अपनी टीम के लोगों से डिस्कस किया तो लोगों ने कहा कि भाई इसकी एक फिल्म आई है, आपने अभी तक एक ही फिल्म स्टार को बुलाया है, वो है राजेश खन्ना, इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े सुपरस्टार, अब कहां शाहरुख? लेकिन मैंने कहा इसका विट बहुत अच्छा है, ये जवाब देने में बहुत तेज है, ट्राई करते हैं। वो स्टूडियो में आए, हमारी एक कुलीग थी सीमा, बहुत छोटी सी थी, बहुत पतली सी। तो शाहरुख ने, वो कटघरे में बैठे और रिकॉर्डिंग शुरू उससे पहले उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो सीमा ने आके कहा कि ये आप सिगरेट यहाँ नहीं पी सकते। तो मुझे बुलाया, रजत साहब ये इतनी सी लड़की है, इतनी बड़ी बात कर रही है, मुझे कह रही है सिगरेट मत पियो, ये कैसे चलेगा? खैर उनका प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, वो कैसा सुपर हिट हुआ वो प्रोग्राम, कैसा विट उन्होंने दिखाया, ये तो आपने देखा है। लेकिन उस प्रोग्राम के टेलीकास्ट होने के बाद वो मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझे कहा कि अगर पहले 5000 लोग मुझे देखते थे, आपकी अदालत के बाद 5 लाख लोग मुझे देखते हैं, ये आपका कहना। मैं पहली बार आपकी अदालत में मुंबई में आया था जब शो शुरू हुआ था, बहुत फेमस शो था। मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला बड़ा टीवी का इंटरव्यू एक्चुअली आपकी अदालत में हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं उसमें बहुत मदद मिली थी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी आप जानते हैं कि इतने बड़े लेजेंड थे और मुझे नहीं लगता कि इस पूरी शताब्दी में उनसे अच्छा ओरेटर कोई हुआ है। वो मेस्मराइज करते थे जब वो पब्लिक मीटिंग में भाषण देते थे, और हाजिर जवाबी में उनका कोई जवाब नहीं था। पार्लियामेंट में देखते थे तो उनको बुलाने में मुझे थोड़ा डर भी लगता था। मैं बार बार उनके पास जाता था तो वो क्या, नहीं साहब हम नहीं आना चाहते। क्यों? अरे आप साहब हमारा मजाक उड़ा देंगे। तो मैं कहता अटल जी कौन आपका मजाक उड़ा सकता है। फाइनली काफ़ी करते करते एक बार मैं बहुत सारी चिट्ठियां लेके उनके पास गया। मैंने कहा देखिए अटल जी, ये हज़ारों लोगों ने मुझे चिट्ठियां लिखी हैं आपको बुलाने के लिए। कहने लगे साहब जिसके पास जाते हैं उसकी चिट्ठियां ले जाते हैं। अब मैं देख रहा था कि उनकी बातों का जवाब देना बड़ा मुश्किल था। फाइनली वो आपकी अदालत में आए और क्योंकि हाजिर जवाब थे, बहुत अच्छा बोलते थे, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी, फेस व्यूअर फ्रेंडली, तो वो प्रोग्राम बहुत बड़ा हिट हुआ। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए, 13 दिन प्रधानमंत्री रहे।
लेकिन जो असली बात, जो पर्दे के पीछे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपकी अदालत के उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 13 दिन वो रहे, उसके बाद एक डिनर था। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे देवेगौड़ा, उन्होंने मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के लिए डिनर बुलाया था, उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो वहाँ अटल जी ने मुझे देखा और थोड़ा ऐसे उनका अंदाज था, थोड़े टेढ़े में, आप हाजिर होइए। तो मैंने कहा जी कहाँ हाजिर होना है? आपको हमारे सामने हाजिर होना है। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछे थे। मैंने उनसे पूछा था कि आपके चेहरे की लाली का राज क्या है, तो वो नाराज़ होंगे, ज़रूर मुझे डांटेंगे। तो मैंने कहा जी मैं आ जाऊँगा। टाइम लेके गया, तो मैंने कहा कि ये आपने बुलाया था, कहिए, हमें आपसे कुछ कहना है और आज आप सुनेंगे, आप बोलेंगे नहीं। 3 बातें हमें आपसे कहनी है। पहली बात ये कि हम आपके आभारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपके अदालत के कार्यक्रम से शुरू हुई। ये इतनी बड़ी बात थी कि मैं सन्नाटे में आ गया, अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा अटल जी आपकी 50 साल की तपस्या है। उन्होंने कहा नहीं साहब, इस कार्यक्रम के बाद हमने देश की जनता की आंखों में परिवर्तन देखा। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं कि 13 दिन प्रधानमंत्री रह रहे, आपसे मिले नहीं। तो मुझे लगा इतनी बड़ी बात। मैंने कहा आप इतने दिनों में बहुत सारे लोग आपको मिलना चाहते होंगे, तो कोई बात नहीं साहब, मिलना चाहिए था। और तीसरी बात, उन्होंने हाथ बढ़ाया, हम आपसे मित्रता कर रहे हैं। ये घटना ऐसी थी जिसने मुझे 2-3 दिन तक सोने नहीं दिया। मैं सोचता था कि इतने बड़े आदमी, इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे कही है, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी ये बातें कहने की। मेरे दिल में उनका मान तब भी उतना ही रहता, सम्मान तब भी उतना ही रहता, लेकिन उन्होंने ये बात कह के ये बता दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है, कितनी उदार उनका व्यक्तित्व है। देखिए, सलमान के बारे में आपको बताता हूं कि वो आज के ज़माने के सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े स्टार। सलमान खान से मेरी थोड़ी बनती नहीं थी, क्योंकि जब इंडिया टीवी हमने शुरू किया तो हमने एक स्टोरी की गोविंदा पर और दाऊद इब्राहिम पर, उनके रिलेशन पर। तो सलमान गोविंदा के दोस्त थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मीडिया से हमारे बारे में, इंडिया टीवी के बारे में बहुत कुछ कहा। फिर हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसको लेकर के सलमान ने इंडिया टीवी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने भी उनके बारे में जो जो स्टोरीज थी 2-4 बार थोड़ा जोर से चलाई। उनकी दबंग 1 जो पहली फिल्म जिसमें सोनाक्षी सिन्हा को उन्होंने हीरोइन लिया था, वो रिलीज होने वाली थी। तो शत्रुघ्न सिन्हा हमारे दोस्त हैं, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सलमान को आपकी अदालत में लाना है। तो मैंने कहा कहाँ वो सलमान आएगा, वो तो हमें गाली देता है, झगड़ा करता है, टकराव होता है। नहीं मैं लेके आऊँगा भाई, सोनाक्षी फिल्म है तो सोनाक्षी को भी आपको आपकी अदालत में आना पड़ेगा। मैंने कहा सोनाक्षी को तो 2 मिनट के लिए ले सकता हूँ, लेकिन प्रोग्राम तो सलमान पर होगा। जो शो आपने देखा उससे पहले क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, ये राज की बात। सलमान खान ऐसे आए और वो मेरे ऑफिस में रिकॉर्डिंग से पहले ऐसे खड़े रहे। तो मैंने कहा बैठिए। बैठना क्या है सर? तो मैंने कहा देखिए, प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं मैं आपसे नहीं पूछूं, कुछ भी पूछो सर। तो मुझे लगा ऐसे कैसे प्रोग्राम होगा। अब मैंने ऋतु जी से कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इन्होंने एक आइडिया दिया, इन्होंने कहा कि ये शो के अंदर भी टेढ़ा हो सकता है, इसका कुछ भरोसा नहीं है, तो तुम ऐसा करो शत्रु जी को इसमें जज बना दो। वो उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता है, उनके सामने सीधा रहेगा। ये ऋतु जी का ब्रिलियंट आइडिया था। मैंने शत्रु जी को कहा कि आप इसमें जज में, हाँ बैठ जाएंगे। तो वो जज बन गए। अब जो हिस्सा आपने नहीं देखा, सलमान उसमें कटघरे में आके भी ऐसे खड़े हो गए। तो मैंने कहा बैठिए। ठीक है सर। तो मैंने शत्रु जी से कहा, शत्रु जी ने कहा खामोश, मुजरिम अपनी सीट पर बैठे। वो बैठ गए। पहली बार ऐसे कचहरी में मेरे को कुर्सी मिली है और पहली बार अकेला खड़ा हूँ।
कटघरे आपने बहुत देखे, लेकिन पहली बार जरा कंफर्टेबल कटघरे में आप हाँ सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सर। आप बैठ सकते हैं। सर मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ सर, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करूँगा। सिर्फ इसका थोड़ा सा हाइट अगर यहाँ पे होता है ना सर तो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं हो जाएगा सर अगर मैं बैठ जाऊँ तो? खामोश सर बैठो। धीरे 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 प्रोग्राम होता गया तो वो मेरे स्पेल में आते गए। पहली बार उन्होंने अपने सारे जो केसेस थे उनके बारे में बात की। अब वो प्रोग्राम बहुत बड़ा हिट हुआ, सुपर हिट, बहुत ही बड़ा हिट वो सलमान खान का प्रोग्राम हुआ, क्योंकि पहली बार उन्होंने इतनी सारी बातें की थी। अब मुझे ये डर था कि इस प्रोग्राम के बारे में सलमान खान कैसे रिएक्ट करेंगे। आमिर खान के नेफ्यू की वेडिंग का रिसेप्शन था, तो मैं अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ खड़ा हुआ बात कर रहा था, तो मैंने देखा कि सलमान खान मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मैंने ऋतु जी से कहा, मैंने कहा ये पता नहीं यहाँ झगड़ा वगड़ा कर लेगा, तो मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। मैं थोड़ी और दूर चला गया जहाँ पर गोविंदा बैठे हुए थे और 2-3 लोग थे, तो उनके साथ बात करने लगा। फिर मैं देखा ये उधर आ रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये तो ज़रूरी मुझे मार पीटने के लिए आ रहा है। ऋतु जी थोड़ा आगे चली गई, इनसे कुछ बात की, फिर ऋतु जी मेरे पास कहने लगे नहीं इसलिए नहीं आ रहा, वो मुझे कह रहा है कि मैम आई वॉन्ट टू हग यू। तो भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो आए और उन्होंने मुझे हक किया और बस कान में एक ही बात, सर 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 कमाल कर दिया आपने, सर कमाल कर दिया। और ये आपकी अदालत की मेहरबानी है कि इसके बाद हम और सलमान बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आज कोई ऐसा वक्त नहीं होता कि मैं मुंबई जाऊं और उन्हें ना मिलूं और वो दिल्ली आएं और मुझे ना मिलें, और उनका मिलने का टाइम शुरू होता है रात को 12 बजे, ख़त्म होता है सुबह 6 बजे। तो अपनी किस्म के एक अलग इंसान है। और उन्होंने उसके बाद जब भी मैंने कहा कि आपकी अदालत का शो करना है, वो आए और उन्होंने फिर बाद में तो और भी इंटरेस्टिंग तरीके से बात की। तो ये सलमान खान की जो लेजेंडरी फिगर है वो कितनी बड़ी है, पर्दे के पीछे वो कैसे इंसान है, ये इससे पता चला। रेखा जी के बारे में आपको बताता हूं। रेखा जी प्रोग्राम में आई नहीं कभी। 2 किस्से हुए। मैं चाहता था कि रेखा जी आपकी अदालत में आए, तो गुलशन ग्रोवर मेरे दोस्त हैं, वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें रेखा थी। तो मैं गुलशन ग्रोवर को मिलने गया और मैंने सोचा कि यहाँ बैठे बैठे कुछ तरीका निकालेंगे कि रेखा जी से बात करें, उनको परसुएट करने की कोशिश करें। तो थोड़ी देर में उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो गुलशन के पास आए और कहा कि साहब रेखा जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, कहा कि ये आदमी मुझे आपकी अदालत में ले जाएगा। तो मुझे लगा ये आदमी ऐसे ही कह रहा होगा, मैं आ गया। उसके बाद चेन्नई में मैं और ऋतु जी थे, हम लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे होटल में ऊपर जाने के लिए। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने रेखा थी, उन्होंने भी देखा, ओ माय गॉड ही विल टेक मी टू अदालत। लिफ्ट का दरवाजा बंद किया, वापस ऊपर चले। तो अब मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि रेखा आपकी अदालत में आए। और मुझे इमरान खान अब तो पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं। ये उस वक्त की बात है जब वो राजनीति में, पाकिस्तान की सियासत में एंट्री करना चाहते थे और वो इंडिया नहीं आना चाहते। तो दुबई में हमने सेट लगाया, इमरान खान के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की, और इमरान खान ने तब अनाउंस किया था कि मैं राजनीति में आऊँगा। जो शो में हुआ वो तो आपने देखा। मैंने उनसे प्रोग्राम के आखिर में पूछा था कि आपको क्या बेनज़ीर भुट्टो से डर लगता है? बोले नहीं लगता। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर आपके बॉल को छक्के मारता है, डर लगता है? नहीं लगता। तो मैंने कहा कि जब आपकी तरफ 140 की स्पीड से बॉल आती है डर रहा? नहीं, मैं नहीं डरता जी। तो मैंने कहा जो सुना है कि छिपकली देख लेते तो डर जाते हैं। तो कह लें हाँ जी, तो किस तरह पता लगे। अब प्रोग्राम खत्म हो गया, उनके दिमाग में एक ही बात थी, ये छिपकली की बात आपको किसने बताई?
मैंने कहा वो छोड़िए, किसने बताई? नहीं नहीं, वो छिपकली की बात आपको किसने बताई? तो इतने बड़े लेजेंड भी छिपकली से डरते थे, ये मुझे बाद में पता चला, और कितना डरते थे। देखिए मोदी जी जितने बड़े लेजेंड हैं, जितनी बड़ी फिगर हैं, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपकी अदालत में वो आए थे 2014 में, जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो ऐसा हादसा हुआ जो आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मोदी जी को जब मैं बुलाने गया अहमदाबाद में, तो मैंने कहा मैं कई दिन से ट्राई कर रहा हूं आपको फोन पे, आप बताइए आप आएंगे कि नहीं आएंगे आपकी अदालत? कहने लगे रजत जी आना पड़ेगा। मैंने कहा पड़ेगा मतलब? मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया ऑप्शन क्यों नहीं है, आप चाहें तो ना कर सकते हैं। बोले नहीं, एक दिन मैं और टीबीआर शनोय अटल जी को मिले थे, और अटल जी ने कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपकी अदालत से शुरू हुई। तय हुआ प्रोग्राम, इन्होंने कहा कि मैं कैंपेन खत्म करके पश्चिम बंगाल में हूं, रात को 9:30-10 बजे पहुंचूंगा। अब 10 बजे मोदी जी पहुंचे। मैंने जो ऑडियंस कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन लोगों से कहा था देखो बीजेपी के लोग मत बुलाना, ऐसे लोग बुलाना जो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि वो फिर अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं तो वो पब्लिक नाराज हो जाती है, प्रोग्राम का मजा नहीं आता। मोदी जी आए तो उनका गला बिल्कुल बंद था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। पंडित जी ये तो मैंने फैक्टर ही नहीं किया। रोज शाम को, क्योंकि दिन भर पब्लिक मीटिंग करते हैं, धूल धुआं धक्कड़ होता है, रोज शाम को गला बंद हो जाता है, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ऋतु जी वहाँ बैठी थी, ऋतु जी ने उनको अपना, ऋतु जी हमेशा से जो देसी फॉर्मूले होते हैं वो बताती हैं, कुछ उन्होंने 1-2 नुस्खे बताए, तो उन्होंने कहा कि ऋतु जी सारे फॉर्मूले रोज अपनाता हूँ, कुछ नहीं होता जी। तो फिर मैंने कहा कि मोदी जी रात में रुक जाइए, सुबह में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम ऑडियंस से कह देंगे सुबह आ जाएं, हम तैयार कर लेंगे। कहेंगे नहीं मेरे पास पार्किंग सिर्फ अवेलेबल है अहमदाबाद में, मैं रुक नहीं सकता रात को, और कल मेरी पब्लिक मीटिंग्स लगी हुई हैं। तो काफ़ी देर तक पशुपेश में रहे। फिर ये तय हुआ कि ठीक है हम रिकॉर्डिंग कैंसिल करते हैं, जाते हैं। तो मैंने कहा मोदी जी सिर्फ इतना करिए कि नीचे जो ऑडियंस बैठी है एक बार उनका चेहरा दिखा दीजिए, उनको बता दीजिए कि भाई मैं आया, गला बंद था, और मैं आपको वहाँ कटघरे बिठा के आपसे थोड़ी सी बात करूँगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप गला बंद है। हम वही प्रोमो चला देंगे कि भाई मोदी जी आए थे लेकिन गला बंद था इसलिए बात नहीं कर सके। तो कहने लगे ठीक लगेगा? मैंने कहा नहीं बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं, और वो जो ऑडियंस है उसको आपसे कम से कम नाराजगी ना हो। अब वो नीचे आए, जैसे स्टूडियो में घुसे सारे तरफ नारे मोदी मोदी। तो ये सचिन साय को मैंने बुलाया, मैंने कहा सचिन ये मैंने तो कहा था ऑडियंस में बीजेपी वाले नहीं होने चाहिए। कहने लगे सर ये बीजेपी वाले नहीं है, सभी हमारे परिवार वालों के लोग हैं, वो मेरा चाचा है कनाडा से आया है, देखो वो नाच रहा है। इतनी जोर का साउंड था वहां, मोदी जी खुद वो भी सरप्राइज्ड हो गए। फिर एक लड़की ने कोने में से कहा मोदी आई लव यू। इमोशन वहां क्रिएट हो गया। वो कटघरे में बैठे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, वो बोले, आवाज निकल गई, और 1.5 घंटे तक वो नॉन स्टॉप होता था। तो जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, वो गाड़ी में बैठने गई, रात के 12:30 बजे थे, तो मैंने कहा जी कैसे ये हो गया? बोले कि पंडित जी ये दैवी कृपा है जिससे मैं चलता हूँ, और ये दैवी कृपा जिससे आवाज़ निकली, और आपने क्या पूछा मुझे कुछ पता नहीं था आप क्या पूछने वाले हैं, ये सारे जवाब भी भगवान की कृपा से निकले, बस यही मेरी जिंदगी।
बाबा रामदेव का क्या है कि इनके बारे में मैं कोई इनको मिला नहीं था, जानता नहीं था, और ये थोड़ी छुपी हुई पर्सनैलिटी थे। लेकिन मैं घरों में देखता था, जैसे जो ऋतु जी की नानी है वो ऐसे ऐसे कर रही होती थी, तो मैं पूछता था ये आप क्यों कर रही हैं? बाबा रामदेव ने बताया है। मैंने वो कौन है? किसी और के घर में गया, मैंने कहा सारी महिलाएं सारे आदमी ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैंने पूछा भाई किसने ये बताया? तो उसने कहा कि बाबा रामदेव ने। तो फिर मैंने अपनी टीम से कहा भाई पता करो ये कौन बाबा है, और इतनी इसकी अगर फॉलोइंग है तो एक बार इनसे बात करनी चाहिए। खैर वो आए, आपकी अदालत में जो पहला शो हुआ वो सब आप लोगों ने देखा, उसकी बहुत चर्चा हुई। लेकिन रामदेव उस शो के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ऐसा जलवा हो गया। तो मैंने कहा साहब सिर्फ आपका जलवा नहीं हुआ, मेरा भी हो गया। जिस दिन आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग खत्म हुई, प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ सैटरडे को, 10 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, 11 बजे खत्म हुआ, 11:15 बजे मुझे रात को प्रमोद महाजन का फोन आया। प्रमोद महाजन ने कहा कि पंडित जी ये बाबा कहाँ से पकड़ के लाए? मैंने कहा क्यों? कहने लगे हमेशा आपके सवालों पर तालियां बजती हैं, पहली बार मैंने देखा कि एक आदमी के जवाबों पर तालियां बज रही थी। और फिर प्रमोद जी ने कहा कि ये प्रोग्राम देखने के बाद में वो हमेशा ना कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, कहने लगे मेरी भी इच्छा है, मैं आना चाहता हूं इस प्रोग्राम में। लोग प्रोग्राम देखने के बाद भी किस तरह प्रभावित होते हैं, ये रामदेव उसका एक एग्जाम्पल है। ये वो वक्त था जब ये रामदेव, राखी सावंत और राजू श्रीवास्तव 3 बड़े शो एकदम सुपरहिट हुए थे। अब राखी सावंत के बारे में मैं बड़ा रिलेक्टेंट था, मैं शो करना नहीं चाहता था। अनीता जी, ऋतु जी, ये सारे लोग मुझे कहें नहीं सर वो हिट है, वो बहुत पॉपुलर है, और उन्होंने हर जगह राखी सावंत की चर्चा थी। तो मुझे लगा भाई मैं इससे क्या पूछूंगा, वो मुझे क्या कह देगी जरा। खैर बहुत प्रेशर आया, तो मैंने एग्री किया। अब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, दिन भर पढ़ता रहा, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मिल नहीं रहा था। रात में पढ़ के मैं सोया हूँ रात को 2 बजे, लेकिन मेरे सपने में मुझे राखी सावंत आए। तो सुबह मैंने करीब 10 बजे ऋतु जी से कहा कि भाई मैं ये शो नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा भाई अब उसको हमने कमिट कर दिया और वो वहाँ से चल चुकी है। ऋतु जी ने कहा ये अनफेयर होगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं लगता ये शो बनेगा। इन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, रिकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि हमारा उसको एक कमिटमेंट है, नहीं अच्छा लगेगा तो उसको टेलीकास्ट नहीं करेंगे। इस शर्त के साथ में राखी सावंत का प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ और वो एक बहुत बड़ा सुपरहिट शो साबित हुआ। ऋतु जी सही साबित हुई, मैं गलत साबित हुआ। सपने में मुझे लग रहा था कि मैं उनको जब सवाल पूछ रहा हूं तो वो कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिससे सुन के मुझे थोड़ी सी शर्म आ जाए। और वो वाकई में प्रोग्राम में उन्होंने 1-2 बातें ऐसी कह दी थी, सर आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, सर आप बड़े स्मार्ट। आप कह रही हैं कि आपने उससे शादी नहीं सर की। 1 मिनट, बहुत गर्मी हो रही है सर, इसको निकाल देती हूँ। बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप थोड़े अलग दिख रहे हैं। आई स्वेयर, पहले से अभी देखो काफी एकदम हैंडसम और काफी एकदम डूड। मैं तो ये सोच रही थी सर आप स्वयंवर में क्यों नहीं आए। मैं बाला साहब और दिलीप साहब दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। बाला साहब आपकी अदालत में आए और दिलीप साहब आपकी अदालत में आ नहीं पाए। बाला साहब ठाकरे को जब मैं आपकी अदालत में बुलाने गया तो एक मेरे दोस्त थे जो बाला साहब को अच्छी तरह से जानते थे, वो मुझे उनके पास लेके गए जब मैं उनको इनवाइट करने गया। और जब उनसे मेरी बात होने लगी, वो कहने लगे मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आप टाइगर हो, ज़बरदस्त सवाल पूछते हो। फिर प्रोग्राम के लिए तैयार हो गए। फिर जो साहब मुझे लेके गए थे, मुझे पूछा ये आपके साथ आए हैं?
वो बड़े चकराए कि ये क्या हुआ, तो वो बड़े नाराज़ हो गए कि ये मैं इसका बिल्कुल प्रोग्राम नहीं करना है, ये कैसा आदमी है ये वो। तो फाइनली प्रोग्राम के लिए आए। बाल ठाकरे का एक बड़ा ऑरा था, लेजेंड थे, और पूरे मुंबई शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में एक खौफ था। उनका प्रोग्राम पाकिस्तान में कितना देखा गया। लेकिन उस प्रोग्राम के दौरान पर्दे के पीछे जो हुआ वो आज मैं कभी भी नहीं भूलता। प्रोग्राम मुंबई के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। रिकॉर्डिंग के बीच में जब ब्रेक अनाउंस किया मैंने, तो ऑडियंस में एक बूढ़ी औरत आगे बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी बताएं। तो कहा बेटा अब हो गया बहुत, इनसे ना और ज़्यादा टेढ़े सवाल मत पूछो। मैंने कहा कि माँ जी ऐसे क्यों कह रही हैं आप? कहने लगी इनके जो शिव सैनिक हैं ना, वो तुम्हें यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाने देंगे। किसी की हिम्मत नहीं होती ये जो तुम उल्टे सीधे पूछ रहे हो ना बाला साहब को पूछने की। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल है, ज़िंदगी बची रहनी चाहिए। इतना डर था। तो मैंने क्या किया, मैं जैसे प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने कहा कि बाला साहब मुझे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाऊँगा अगर आपसे उल्टे सवाल पूछूंगा। तो उन्होंने कहा मेरा अभयदान है, जो पूछना है पूछो। पहली बार एक टाइगर को एक टाइगर मिला। और इस प्रोग्राम के बाद में वो मुझे बार बार बुलाते थे। और प्रोग्राम के उन्होंने दिलीप साहब का जिक्र किया था। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं दिलीप साहब को बुलाना चाहता हूँ, आपकी बड़ी दोस्ती उनसे कह दीजिए। तो उन्होंने कहा यार दोस्ती थी, हम मुंडेर पे बैठ के बियर पीते थे और चने खाते थे। अब बियर भी है, मुंडेर भी है, चने भी हैं, वो गायब हो गया। मैं दिलीप साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने मुग़ल आज़म कम से कम 200 बार देखी होगी। और मुझे लगता है कि लेजेंड उनसे बड़ा एक्टर ना हुआ है ना कोई हो सकता है। इंस्टीट्यूशन है, सारे लोग उनसे सीखते हैं और बहुत पर्सनली मैं उनको मानता। बड़ी इच्छा थी कि वो आपकी अदालत में आए। मैंने वक्त मांगा, उन्होंने टाइम दिया। बड़ा सा दरवाज़ा खुला, मैं गाड़ी से उतरा। उनका बड़ा शानदार ड्राइंग रूम, बड़े बड़े सोफ़े उसके अंदर, उससे गुजारते हुए मुझे ले गए। उनके जो असिस्टेंट थे, उनके एक बड़ा लॉन था पीछे, लश ग्रीन लॉन, चारों तरफ ग्रीन ट्रीज़ लगे हुए। उन सब के बीच में एक सफ़ेद रंग का डेक बना हुआ था। उस डेक के ऊपर एक टूटी हुई टेबल प्लास्टिक की रखी हुई थी और 2 प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी। तो मैंने देखा दिलीप साहब सफ़ेद पैंट, सफ़ेद कमीज़ चलते हुए, ऐसा लगा जैसे शहंशाह चलता हुआ आ रहा है। उनकी चाल, वहाँ से निकल के वो आए, कुर्सी के सामने खड़े हुए और कहा कि कैसे हैं आप? मुझे ऐसे लगा जैसे कोई आवाज़ दिल के अंदर उतर गई। बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ है? तो मैंने कहा दिलीप साहब मैं आपको आपकी अदालत में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। बरखुरदार, क्या पूछेंगे आप दिलीप कुमार से? मैंने कहा जी आप हाँ कहेंगे, मैं प्रिपेयर करूँगा, तैयारी करूँगा, मैं जानता हूँ आप क्या पूछेंगे। आप पूछेंगे दिलीप कुमार तुम डायरेक्टर के काम के साथ इंटरफेयर करते हो। आप पूछेंगे तुम दिग्दर्शक के काम के साथ हस्तक्षेप करते हो। तो मैंने कहा हाँ ये तो सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा 12 सितंबर 1973 एक मोहतरमा आई थी दिलीप कुमार का इंटरव्यू करने। उन्होंने यही सवाल पूछा था। तो जानते हैं मैंने क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि क्या आसिफ अपनी कब्र से उठ के आए थे आपको बताने के लिए कि मैं उनके काम के साथ इंटरफेयर करता हूं? क्या महबूब खान की आत्मा आई थी जिसने आपको बताया? तो मोहतरमा ने कहा कि मैंने सुना है कि बिना पर आपने यूसुफ खान से सवाल पूछा, सुना है कि बिना पर आपने दिलीप कुमार से सवाल पूछा, गेट आउट, इंटरव्यू बर्खास्त। तो मैंने कहा छुड़े साहब मैं नहीं पूछूंगा ये वाला सवाल, अब क्या करना है, लेकिन मुझे तो शो करना है। बेशक आप पूछेंगे, ये आपकी अदालत है, ये जनता की अदालत है, पर खुदार आपको पूछना पड़ेगा
और मुझे जवाब देना पड़ेगा। अब क्या जवाब दूंगा मैं आपको बताऊंगा कि महबूब खान ने मुझे कहा कि यूसुफ ज़रा नाच दे यार, अगर नाचेगा नहीं तो हम दोनों महबूब स्टूडियो के बाहर कटोरा लेके भीख मांग रहे होंगे। तो रजत साहब मैं नाचा, फिर वो खड़े हुए, फिर गाना बताया, कहा, फिर मैं ऐसे ठुमका लगाया और उसके बाद नाचा तो फिर सब नाचता ही रहा। फिर गोपी में नाचा, गंगा जमुना में नाचा और पूरे उन्होंने अपने डांस सीक्वेंस एक के बाद एक 15 मिनट तक वो गिनाते रहे कि कहाँ कहाँ नाचे, कैसे कैसे नाचे। तो मैंने कहा साहब ये तो बड़ा अच्छा आपका जवाब हो गया, और क्या पूछेंगे आप? मैंने कहा जी मैं आपसे आपकी लाइफ के बारे में, आपके तू बल्ली नू जानना है? अचानक पंजाबी मोबाइल। मैंने कहा जी बल्ली कौन? मैं नहीं जानता बल्ली। बल्ली मेरा यार। तो मैंने कहा जी मैं तो बल्ली को नहीं जानता। कहने बल्ली के बारे में पूछी। मैंने कहा जी अच्छा। फिर उन्होंने एक किस्सा बताया कि कैसे वो मॉस्को में थे, बीमार हो गए थे और होटल में थे, और उस होटल में उनके पास पैसे नहीं बचे थे क्योंकि 3-4 दिन बुखार में रहे और उनका बिल काफ़ी एक्स्ट्रा हो गया। उनको सबसे अजीज़ उनकी टाइयाँ हैं। तो कहने लगे अरे शर्मा साहब, मैं 4 बजे बुखार में था, उठा, मैं देखा यार बल्ली कितने चला गया। तो मैंने खिड़की खोली, सामने नीचे रेड स्क्वायर पर बल्ली ऐसे हाथ में लेके मेरी टाइयाँ बेच रहा था। तो मैं क्या बल्ली है कि कितना यार? तो मैंने कहा जी मैं बल्ली की भी बात करूँगा। तो बल्ली है कहाँ? कहते ओ ते बल्ली तो मर गया 57 में। तो मैंने कहा जी अभी हम 57 तक ही पहुँचे हैं। तो कहते हैं भाई बड़ी कहानियाँ हैं दिलीप कुमार की। आप सोचिए कि पूरा दिन उस वक्त से लेके शाम को 6 बजे तक वो मेरे साथ डिस्कस करते रहे प्रोग्राम। और फिर एक स्टेज आई तो उन्होंने कहा देखो एक प्रोग्राम में तो होगा नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा आपकी अदालत दिलीप कुमार 1, आपकी अदालत दिलीप कुमार 2, आपकी अदालत दिलीप कुमार 3, आपकी अदालत। मैं कहा जी ठीक है 3, नहीं, वो 12-13 तक पहुँचे। फिर उन्होंने फाइनली पूरे दिन जो बातें बताई वो इतनी इंटरेस्टिंग थी, मेरे जहन में एक एक बात आज भी ताज़ा, उनकी आवाज़ कान में गूंजती है। एंड फॉर द ग्रेट डे। अब आखिरी उन्होंने पूछा भाई जज कौन होगा इस शो में, आप बताइए अगर आपकी कोई चॉइस है तो। नहीं आपने क्या सोचा है? तो मैंने कहा जी भी तुम प्रोग्राम भी डिस्कस करो, लेकिन जैसे अब आप बड़े लेजेंड हैं तो इस समय सबसे बड़ा नाम जर्नलिस्ट में, क्योंकि नॉर्मली मीडिया के लोग होते हैं इसमें जज, तो खुशवंत सिंह, वो नामाकुल इंसान। तो मैंने कहा गोली मारिए साहब उनको, मैं छोड़िए उनको, क्या मुझे क्या करना है उनसे जज को। खालिद मोहम्मद, तो उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया मैं पब्लिकली इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उसकी औलाद, जो मैं नाम बताऊं उसके ऊपर वो ऐसा कमेंट कर दें। मुझे लगा कि कहीं जज के नाम पर ही ना बात अटक जाए। तो मैंने उनको कहा साहब ये जावेद अख्तर, हाँ जावेद अख्तर ठीक है। तो तय हो गया कि साहब जावेद अख्तर जज रहेंगे, ये प्रोग्राम होगा, ये सवाल पूछेंगे, सब कुछ। फिर कहा अभी एक राउंड और डिस्कस करना है। अच्छा साहब, मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगा। मैं कलिंगा वो फिल्म बना रहे थे, उसकी लोकेशन के लिए मुझे जाना है राजस्थान, तो आप 2 दिन मेरे साथ रहना, प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे, लोकेशन भी ढूंढेंगे। मुझे लगा मर गया मैं यार क्या। अब मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप कहेंगे मैं ज़रूर चलूँगा, इट विल बी एन एक्सपीरियंस। 3-4 दिन के बाद में मुझे जावेद साहब का फ़ोन आया, भाई शर्मा साहब। मैंने कहा मैं क्या बिगड़ा तुम्हारा? मैंने कहा जी क्या हुआ? मैं क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आया। यूसुफ साहब से आपकी क्या बात हुई? मैंने कहा यूसुफ साहब से बात हुई थी कि प्रोग्राम में आप जज बनाएंगे, वो किसी के नाम पर मान नहीं रहा था, आपके नाम पर मान गए। कहते हैं यार 5 दिन से बुला के जजमेंट लिखा रहे हैं। कहते हैं यार साला मुकदमा हुआ नहीं है और मैं जजमेंट लिख रहा हूं, वही ये क्या किया तुमने? ऐसे थे दिलीप कुमार। वो फाइनली वो प्रोग्राम कभी रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया क्योंकि उसका डिस्कशन ही कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन उनका बहुत अफेक्शन मिला। प्रोग्राम डिस्कस करने के बहाने हम लोग मिलते थे और इतना प्यार, उनसे एक रिश्ता बन गया
जो शायद ये रिश्ता मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, बड़ी अचीवमेंट, आशीर्वाद मैं मानता हूँ भगवान का कि मुझे मौका मिला ऐसा रिश्ता बनाने का, और बहुत प्यार उन्हें मिला। हमारी जब शादी हुई उसमें वो आए, फिर जहाँ भी मिलते थे वो मुझे पहले याद दे रहा है, बेगम कैसी हैं? मैं ठीक है, बुलाइए। जहाँ भी होता है ऋतु जी को बुलाएंगे, फिर दोनों का हाथ पकड़ के रहेंगे, ठीक चल रहा है सब, देखो मैं आपकी शादी में आया था, हुआ ना मुबारक, हुआ ना मुबारक। तो ऐसे लेजेंड्स, ऐसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। सनी देओल के बारे में मुझे ये पता चला था कि वो जब डर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, एक सीन उनको करना था जिसमें शाहरुख खान उनको आके सामने से छुरा मारते हैं। वो इस बात पर नाराज थे कि ये इतना, तो वो मुझे कहने लगे कि मैं कैसे मार लेता, इतना सा आदमी छोटा सा, ये मुझे आके सामने से मार, चल पीछे से मार ले। मुझे शाहरुख ने ये बताया कि इनसे ज़रा संभल के रहना। जब मैंने शाहरुख को बताया कि मैं सनी का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो शाहरुख ने मुझे घटना बताई थी, ये इतने गुस्से हो गए और इन्होंने अपने हाथ अपनी जीन्स की जेब में डाले और वो जीन्स के जेब फाड़ दी। सोचो कितनी ताकत इनके अंदर हो। अच्छा, मैंने वो फिल्म में भी देखा था, वो उखाड़ देते हैं वर्मा, तो मुझे लगा यार। तो जब ये आपकी अदालत के लिए मैं इनसे बात करने लगा, तो मैंने कहा जी वो मुझे शाहरुख ने आप बताई थी, आप बड़े गुस्सा हो जाते हैं, ये नहीं तो कि कटघरा उखाड़ के आप फेंक देंगे। तो कहने लगे नहीं जी, मुझे जब गुस्सा आता है ना फिर काबू नहीं रहता। तो मैंने कहा कि मेरे सवालों पर आपको गुस्सा तो नहीं आ जाए? क्या नहीं, जिस दिन आना होगा मैं 3-4 बार ऊपर से नीचे पहाड़ चढ़ के आऊँगा, ऊपर जाऊँगा नीचे उतरूँगा, ऊपर जाऊँगा नीचे उतरूँगा, थक के आऊँगा ताकि वहाँ गुस्सा आए। बट जो उनके बारे में जो बातें उन्होंने शो में कही, वो वाकई में ऐसी थी कि जो दुनिया हमेशा याद करती है। और उनकी सबसे बड़ी बात मुझे जो पर्दे के पीछे सनी देओल के बारे में कहना चाहता हूँ, अपने फादर की, धर्म जी की जो रिस्पेक्ट वो करते हैं, जितनी इज्जत उन्हें देते हैं, वो अनबिलीवेबल है। आज की दुनिया में ऐसा होता नहीं। जब धर्म जी आपकी अदालत में आए तो सनी ने मुझे कहा कि पापा जी आ रहे हैं, मैं उनके साथ आऊँगा, लेकिन बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बताइए। वो ना हेमा जी के बारे में आप मत पूछना। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, धर्म जी का प्रोग्राम हो, हेमा जी के बारे में ना पूछा जाए, ये तो संभव नहीं है। तो मैंने कहा 1-2 सवाल पूछूंगा, ये उनकी मर्जी है कि वो कितना जवाब देते नहीं देते। सनी ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन आई रियली केयर फॉर हिम। उनके साथ आए, प्रोग्राम के दौरान ऑडियंस में बैठे रहे, धर्म जी को पकड़ के कटघरे तक लाए। बीच में मैंने उनको 2 मिनट के बुलाया भी था, उसके बाद वो अपने हाथ से उनको उठा के ले गए और एक एक पल पल इस बात का ख्याल रखते रहे कि उनके फादर को, धर्मेंद्र जी को ज़रा भी कोई तकलीफ ना हो जाए। ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन बहुत कम देखते हैं। कपिल मेरे दोस्त थे और शुरुआती दिन थे, ये उस वक्त की बात है जब कपिल देव हमारी टीम के कप्तान थे। आपकी अदालत में उन्हें बुलाया। कपिल देव कभी बोलते नहीं थे और हमेशा ये था कि कपिल देव के मुंह से कुछ निकलवाना मुश्किल है, लेकिन वो प्रोग्राम आप लोगों ने देखा है, बहुत अच्छे बोले, बहुत अच्छे जवाब दिए। उस प्रोग्राम का एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ कि किसी ऑडियंस ने अंग्रेजी में सवाल पूछा, तो बिशन सिंह बेदी जज थे। तो बिशन सिंह बेदी ने कहा भाई कपिल से हिंदी में सवाल पूछो, उसकी अंग्रेजी कमज़ोर है। तो कपिल ने कहा कि मेरी अंग्रेजी इसलिए कमज़ोर है क्योंकि मेरे टीचर बिशन पाजी जैसे थे। और मैंने उनको कहा कि भाई आप कहते हो कि मैं गांव वाला हूं, लेकिन शादी आपने शहर वाली लड़की से क्यों की? उन्होंने कहा वो गांव वाली का घूंघट उठाने में बड़ा टाइम लग जाता। लेकिन जब प्रोग्राम के बाद पर्दे के पीछे जो हुआ वो एक हिस्ट्री है, इतिहास है, और पहली बार ये बात मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। कपिल ने कहा कि देख मैं टीम में हूँ, कप्तान हूँ, मैंने कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात ना कह दी हो, मैं ज़रा प्रीव्यू करना चाहता हूँ प्रोग्राम को। तो दिल्ली में ओडियन सिनेमा के पीछे एक गली है, उस गली में 4थी मंजिल पर एक छोटा सा स्टूडियो था जहाँ पर मैं उस प्रोग्राम को एडिट करता था, और रात को एडिट करता था क्योंकि रात को एडिटिंग के पैसे आधे लगते थे। तो कपिल को रात को 11 बजे मैंने बुलाया वो प्रीव्यू करने के लिए। जब वो आए तो उनके साथ एक लड़की थी और
उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ काम करती हैं और शी इज़ वेरी ब्राइट, वेरी इंटेलिजेंट, और ये समझ पाएंगी कि कोई इसमें ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मेरे खिलाफ हो। वो प्रोग्राम रिव्यू हुआ, दोनों ने अप्रूव कर दिया, दोनों खुश हुए। कपिल ने मुझे मिलाया, वो ऋतु जी थी। और फिर कपिल ने मुझे कहा कि सुना है तुम प्रोडक्शन हाउस सेटअप कर रहे हो। मैं अच्छा, उस समय आपकी अदालत की टीम में कोई नहीं था। मैं ही डायरेक्टर, मैं ही प्रोड्यूसर, मैं ही राइटर, मैं ही रिसर्चर, मैं ही एंकर, सब कुछ करते थे। काला जी उस पहले प्रोग्राम से हमारे साथ एसोसिएटेड थे। ये 29 साल हो गए ये पैनल पर बैठते हैं। वो ऋतु जी से भी सीनियर हैं, क्योंकि ऋतु जी ने 5वें प्रोग्राम कपिल के बाद फिर ज्वाइन किया। उसके बाद वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। कपिल देव की वजह से ऋतु जी से दोस्ती हुई, बाद में हमारी शादी हुई, हम हस्बैंड वाइफ बने। लेकिन काम आज भी हम साथ करते हैं, उसी शिद्दत से करते हैं जैसा उस वक्त। और उन्होंने इस प्रोग्राम को निखारा, उन्होंने मेरी एंकरिंग को सुधारा, उन्होंने मेरे लुक को, फील को, ड्रेसिंग सेंस को एक नया रूप रंग दिया, और उसकी वजह से प्रोग्राम और बड़ा हुआ। तो मैं हमेशा उनका शुक्रिया करता हूं। और मैं कपिल देव से कहता हूं कि तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार मुझे दिया है, और मैं कपिल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए शुक्रगुजार रहता हूं। जयललिता जी के लिए प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वो पहली बात उन्होंने कहा मैं चेन्नई में रिकॉर्डिंग करूंगी, दूसरी बात वो चीफ मिनिस्टर थी। इतना खौफ था, इतना डर था जयललिता का। ये बताते थे लोग कि वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, अपने मिनिस्टर से भी वो कैमरे के जरिए मिलती हैं, सामने किसी से मिलती नहीं है, जिधर से निकल जाती हैं चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। मैं उनको मिलने गया, उन्होंने मुझसे बात की, हिंदी में बात की, बहुत अच्छी हिंदी बोल रही थी, लेकिन कहा कि मैं प्रोग्राम में एक लफ्ज़ हिंदी में नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं प्रोग्राम करना चाहता था, इतनी बड़ी लेजेंड थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप, मैं हिंदी में पूछूंगा, आप अंग्रेजी में जवाब दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं जाके देखना चाहती हूँ जहाँ पर आपने सेट लगाया, एक चेन्नई का बहुत बड़ा ABM स्टूडियो, वहाँ पर हमने सेट लगाया था। रात को आई, कितने स्टेप्स मुझे लेने हैं, क्योंकि एकदम प्रोफेशनल एक्टर थी। उसके बाद किस साइड मुझे टर्न होना होगा, कहाँ बैठना होगा, कुर्सी कौन सी होगी। तो उनके घर से एक कुर्सी मंगाई गई थी बड़ी सी, जो हमारी जो नॉर्मल आपकी अदालत की कुर्सी है उस पर वो नहीं बैठेंगी। एक बड़ी सी कुर्सी लगाई गई, तो सब कुछ तय हो गया। अब 2 घटनाएं हुई। शाम को जब हम फाइनल टचेस दे रहे थे, लाइटिंग वगैरह, ऋतु जी वो पूरे को सुपरवाइज कर रही थी। नया स्टूडियो था, नई जगह थी, इक्विपमेंट भी सब नया था, कहाँ वो मूर्ति रखी जाएगी। और वो स्टूडियो क्या था, जो फिल्मों के सेट होते हैं ना, स्टूडियो के अंदर बने होते हैं आपकी अदालत जैसे, उस पर हमने आपकी अदालत का सेट उसको मान लिया था। एक मैसेज आया कि साहब रजनीकांत जी इसी स्टूडियो में एक दूसरे फ्लोर पर शूटिंग कर रहे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे लगा ऐसे आदमी फेंक रहा है, रजनीकांत जी मुझसे क्यों मिलेंगे। तो उसने कहा मिलना, मैंने कहा ठीक है, मिलना चाहते हो तो मैं ज़रूर जाऊँगा उनसे मिलने के लिए। तो फिर जो आदमी आया था उसने कहा नहीं साहब, ही विल कम टू मीट यू। तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल ही फेंक रहा है। तो मैंने कहा अच्छा भाई आ जाए तब बता देना। फिर अपन काम पे लगे। इतनी देर में बहुत शोर मचा, रजनी सर इज कमिंग, रजनी सर इज कमिंग। तो हम लोग बाहर चले गए, स्टूडियो के बाहर उनको रिसीव करने के लिए। और मैंने देखा कि दूर से एक आदमी चलता हुआ आ रहा है और लोग उसके पैरों पर ऐसे गिर रहे हैं जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। और इतना ऑरा, ऐसा लेजेंड दूर से दिखाई दे रहा था। और वो आए तो उन्होंने कहा हेलो, आई वॉच योर शो। तब तक तो मेरे दिल पर एकदम असर पड़ा हुआ था उनके वो लेजेंडरी होने का। तो फिर कहा कि
आई लव योर शो। मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच। देन ही सेड आई एम योर फैन। अब इतनी बड़ी बात उन्होंने कही तो फिर आए अंदर, फिर उन्होंने वो वहाँ पर कहा कि अच्छा ये जो आपने स्टैचू रखा है ना, ये लिबर्टी वाला, इसको यहाँ मत रखो, इसको आप इस तरफ रखो, यहाँ से ऐसे शॉट बनेगा, यहाँ से ऐसे शॉट बनेगा। और पूरा उन्होंने वो ऋतु जी से बात करते रहे। तो मैंने उनको बताया था ये देखती हैं प्रोडक्शन, यही सब संभालते हो। उनसे बात करते रहे, बताते रहे इसको ऐसे करो, ये वाला कैमरा आप यहाँ करो, लाइटिंग ऐसे करो, बहुत देर तक। फिर कहते हैं कि उन दिनों क्या था कि उनकी और जयललिता की बहुत लड़ाई हुई थी। वो दोनों बगल बगल पोएस गार्डन में रहते थे और एक दिन ऐसा हुआ था कि जयललिता ये अपने घर से निकले तो सिक्योरिटी ने रोक दिया कि नहीं, चीफ मिनिस्टर भी निकलने वाली, आप नहीं निकल सकते। तो वो किस्सा ये है कि इन्होंने अपनी गाड़ी सड़क पर पार्क कर ली और उसके ऊपर बोनट के ऊपर बैठ के सिगरेट पीने लगे। हजारों लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और जयललिता का घर से निकलना मुश्किल हो गया। तो ऐसे इनके संबंध में मैं जानता था। तो इन्होंने मुझे कहा कि डू यू माइंड इफ आई कम एंड सिट इन द ऑडियंस टुमारो व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग विद जयललिता। मैंने मरवाएंगे साहब, आप मुझे क्या कर रहे हैं। तो देन ही सेड नो नो आई वाज जोकिंग। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं चाहता हूँ आप आएँ आपकी अदालत में। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा आपको प्रॉमिस है, अप्रोप्रिएट टाइम पर मैं ज़रूर आऊँगा। मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि रजनीकांत आपकी अदालत में। अरुण जी के बारे में मुझे हमेशा लोग ये पूछते हैं। सब लोग मुझे कहते थे कि अरुण जी आपके दोस्त हैं, 45 साल की आपकी रिलेशनशिप है। वो मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे फ्रेंड, मेरे फिलोसफर, मेरे गाइड, सब कुछ थे। अब उन्हें आपकी अदालत में बुला के सवाल पूछना। मैं आपको एक घटना बताता हूँ जो पर्दे के पीछे हुई, जो एक ऐसा सीक्रेट है मैंने कभी शेयर नहीं किया। जब नोटबंदी का सवाल आया, उस समय अरुण जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो जाहिर है उनको मैंने बुलाया आपकी अदालत में, उनसे सवाल पूछे। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वो चले गए। नॉर्मली प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो लंच करके या से बैठ के जाते थे, लेकिन वो प्रेशर था काम का बहुत। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ पंडित जी, फिर बाद में बात करेंगे। ऋतु जी ने मुझे कहा कि यू वर वेरी अनफेयर टू हिम। मैंने अनफेयर मतलब यू वर वेरी हार्श टू हिम। तो मैंने सोचा कि ऋतु जी के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर था, ऋतु जी का उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, तो ये इमोशन में ऐसा कह रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जैसा प्रोग्राम करना था ऐसा ही किया। जब प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ तो देश के 2 बहुत बड़े लोगों के मुझे फ़ोन आए। एक ने मुझे कहा कि पंडित जी दोस्त को तो छोड़ देते, ये क्या किया आपने। मुझे दिल में धड़का कि ये मैंने वाकई में। फिर एक और हमारे जो कॉमन फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने अच्छा नहीं किया उनके साथ। मुझे वाकई में, आप सोचिए कि आंख में आंसू आ गए कि मैंने अरुण जी के साथ कुछ अन्याय कर दिया। मैं तो सोच रहा था मैं अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ ईमानदारी से, तो मैंने सोचा मुझे उनके पास जाके सॉरी बोलना चाहिए। शनिवार को टेलीकास्ट हुआ, संडे का दिन था, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। तो मैंने कहा मुझे बात करनी है। अरे भाई मुश्किल दिन है, ज़रूरी है कुछ बात करनी। तो मैंने कहा मैं ज़रूरी बात करनी है। अच्छा आ जाओ। मैं गया, वो उनका जो कॉन्फ्रेंस रूम में, उसमें बहुत फाइनेंस सेक्रेटरी ये वो सब लोगों के साथ मीटिंग चल रही थी। बाहर आए, जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर का कमरा, बहुत बड़ा कमरा है, इस कॉर्नर पे उनकी कुर्सी थी। आके वहाँ बैठे, बताओ क्या बात है। तो मैंने कहा जी आई एम सॉरी, क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मैंने वो आपकी अदालत में मैं आपके साथ हार्श था। हार्श थे? क्या हार्श थे, कौन कह रहा है। मैंने कहा मैं नाम तो नहीं बता रहा, लेकिन मुझे 2-3 लोगों ने, जो हमारे कॉमन दोस्त हैं, वेलविशर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपके साथ बड़ा अन्याय किया, बड़े उल्टी सीधे सवाल पूछे। चलिए भाई हम कोई नूरा कुश्ती लड़ रहे थे। तुम्हारा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। तो ये क्यों ऐसी बातें सोचते हो। तो मैंने कहा मुझे मतलब दिल को शांति मिली है कि आपको बुरा नहीं लगा। भाई मुझे क्या बुरा है, भाई कहते मुझे बुरा लगे मैं तुम्हें कह देता। कौन है कहने वाले, नाम बताओ मुझे। तो मैंने कहा नहीं मैं नाम बताऊँ, नहीं मुझे नाम बताओ कौन है कहने वाले। मैंने कहा चलिए छोड़िए, फिर बाद में बात करेंगे, आप अपना आगे कंटिन्यू करो, मैं जा रहा हूँ। तो मैं आया, दरवाजे तक पहुँचा था, वो लंबा सा कमरा है। तो मुझे बुलाए, अरे सुनो यार इधर आओ, पंडित जी इधर आओ। मैंने कहा मैंने भी तो तुम्हें ठोका था प्रोग्राम में, मैंने भी तो तुम्हें कहा था तुम काला धन लेने वालों के साथ खड़े हो।
जो कह रहे होंगे वो उनको तुम्हारे साथ सिंपैथी होनी चाहिए, मेरे साथ नहीं जाओ। इतने बड़े दिल के मेरे दोस्त थे। कपिल शर्मा के बारे में आप लोग बहुत जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। कपिल शर्मा का शो रिकॉर्ड हुआ उससे पहले एक फ्लाइट में वो मुझे मिले, मेरे बगल की सीट पे बैठे थे। तो मैंने पहचान तो लिया था, मैंने सोचा था इनसे बात करूंगा। तो मैंने देखा कपिल ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने मुंह पे ढक लिया और आंख बंद करके सो गए, जैसे वो मुझे अवॉइड कर रहे हों। तो मेरी भी नज़र उनके ऊपर थी, आंख टेढ़ी करके देखता रहा। फिर खाना सर्व हुआ, एयर होस्टेस खाना लेकर आई, तो वो खाना खाते खाते हुए अपना हाथ ऐसे रखे हुए थे। तो मैंने उनको पूछ लिया, मैंने कहा भाई आप कपिल शर्मा है ना, तो मुंह क्यों छुपा रहे हैं? तो कपिल कहने लगे कि सर मुझे डर लग रहा है, आप पता नहीं क्या सवाल पूछ लें। और फिर हम दोनों इस पर हंसे। मैंने कहा मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछता, मैं दोस्ती भी करता हूँ। फिर उनसे दोस्ती हुई, पहचान हुई, और फिर वो आपकी अदालत में आया और वो शो कैसा हिट हुआ है तो आपने देखा है। आखिरी बिहाइंड द सीन स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे दिल के बड़ी करीब है, वो एक ऐसी लेजेंड के बारे में है जिन्हें मैं आपकी अदालत में बुलाना चाहता था, लेकिन वो तारीख ही तय नहीं हो पाई। वो है लता मंगेशकर। लता जी से मेरी मुलाकात हुई बाला साहब ठाकरे के घर में। हम दोनों बाला साहब को मिलने गए थे, उनके ड्राइंग रूम में वेट कर रहे थे बाला साहब के आने की। तो लता जी खड़ी हुई, इधर से उधर चलने लगी और कहा कि कैसे हैं आप? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने कहा मैं आपको बहुत मान करता हूँ और बहुत आपका सम्मान करता हूँ, बहुत फ़ैन हूँ आप। मैं एक बात है, मैं बहुत दिन से आपसे कहना चाह रही हूँ, सोच रही कहूँ कि नहीं कहूँ, समझ नहीं आता कैसे कहूँ। मैंने कहा आप बड़ी हैं, आप कुछ भी कहिए। मैं ना आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी फ़ैन हूँ। तो फिर थोड़ी थोड़ी और बात होने लगी। मैंने कहा लता जी मेरे लिए इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है कि आप मुझे कहें। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आपकी अदालत की रिकॉर्डिंग से 10 मिनट पहले भी मेरे जान निकली होती है। मुझे लगता है कि आज ये लाइटें बंद हो जाएं, ये छत गिर जाए, आज रिकॉर्डिंग ना हो, कल हो। और जब मेरे पैर कांप रहे होते हैं, जब मेरे कान में आवाज़ पड़ती है ऋतु जी की 10 सेकेंड्स टू गो, 9 टू गो, मेरे थोड़ी सी जान आती है। और जैसे वो कहती हैं कि लाइट कैमरा एक्शन, उसके बाद मुझे क्या हो जाता है, मैं शो कर पाता हूँ। लेकिन बड़ा डर लगता है जी। तो उस समय प्रोग्राम को 16 साल हुए थे। तो मैंने कहा देखो रजत जी, आपको 16 साल हुए ना ये करते हुए, आपको डर लगता है। मुझे गाना गाते गाते 60 साल हो गए। अब भी जब मैं खड़ी होती हूँ माइक के सामने तो मेरे पैर कांप रहे होते हैं, मुझे पसीना आ रहा होता है। चलते चलते मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जब लोग मुझे मिलते हैं तो वो ऐसे ही मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं सवाल पूछ लूँगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप बड़े मुस्कुरा के सवाल पूछते हैं। कोई लोग कहते हैं आप बड़ी मीठी छुरी चलाते हैं। कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि सर आप हंसाते बहुत हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि अगर मेरे शो से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, आपको हंसी आए, मज़ा आए, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।